नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आईपीएस अक्षय कोंडे, जो 2018 बैच के जो हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड केडर के अधिकारी हैं और इस वक्त देहरादून के एसपी ट्रैफिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू जानने को मिला कि आप जो है फॉर्मर सीए रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर सडनली पुलिस फोर्स। क्या शिफ्ट था सर? वो आपका पैशन था या? मैंने सीए की पढ़ाई की है और जब मैं सीए पढ़ रहा था तो सीए इटसेल्फ वाज माय पैशन। बट चूँकि हम विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, गाइडेंस की कमी रहती है, तो जब मैं सीए बना तो मैं 21 ईयर्स में सीए बन गया था। तो मैं एक अल्टरनेट करियर के लिए भी सोच रहा था कि कोई कुछ और एक डिग्री हासिल किया जाए, तो उसमें कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ सीएफए वगैरह कोर्सेस रहते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, बट उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो समहाउ मुझे यूपीएससी का भी पता चला तब तक बाय दैट टाइम, और कहीं ना कहीं ये करियर मुझे लगा कि एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कंपेयर टू सीए। तो मैंने फिर यूपीएससी का पढ़ाई की और मैं आईपीएस। आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कहा कि जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं होते, गाइडेंस नहीं होती है, और फिर यूपीएससी क्रैक करना, क्योंकि सबका सपना होता है सर कि हम अधिकारी बने। तो कितने चैलेंजेस उस टाइम पे आपने फेस किए हैं? क्योंकि सीए आपने एज पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन डिग्री आपने पूरा लिया है, फिर सडनली यूपीएससी में तैयारी करना, उसमें परस्यू नहीं, करना। गाइडेंस का इशू आता ही है जब आप उस बैकग्राउंड से। तो मैं फॉर्चुनेट था कि मैं नवोदय स्कूल से पढ़ा, और कुछ मेरा स्वभाव के कारण मैं टीचर्स जो थे उनको पकड़ के रखा था हमेशा, एंड दे आर द वन जो लीड करते रहे आगे। तो जब सीए पढ़ा तो सीए जिनके अंडर पढ़ा उन्होंने मुझे लीड किया यूपीएससी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक आपकी मेहनत और आपकी उस चक्कर में आपको ज़रूर एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। और जिन्होंने भी मुझे गाइड किया उन्होंने हमेशा ये बोला, अच्छे गुरु तो मिल जाते हैं पर अच्छा शिष्य भी मिलना ज़रूरी होता है। तो इसी के तहत मुझे जो लोग मिले माइलस्टोन्स पे अलग-अलग, और समहाउ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्हीं के कारण मैं यहाँ पहुँच पाया। बिल्कुल सर, एक अच्छा शिष्य होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक तो बहुत सारे मिल जाते हैं, और यही वजह है कि जब से आपने चार्ज संभाला है, आपको एसपी ट्रैफिक का चार्ज मिला है, हम बहुत सारे बदलाव जो है ट्रैफिक रूल्स में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, जब आपने चार्ज संभाला, क्या आपको उस समय चैलेंजेस नज़र आ रहे थे जो आपके लिए की पॉइंट्स थे कि ये आपको ओवरकम करना है? देहरादून की मैं बात करूँ तो देहरादून चूँकि कैपिटल सिटी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जैसे अगर मैं पुलिस का एग्जांपल लूँ तो मेजर चंक ऑफ पुलिस फोर्स भी देहरादून में है। शासन की बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, देन बहुत सारे सो कॉल्ड वीआईपीज़ की गाड़ियाँ रहती है। तो आप अगर एक जनरल पब्लिक पे सिर्फ एक्शंस लेते हो तो देहरादून का ट्रैफिक नहीं सुधरने वाला था। अगर मैं राजपुर रोड की बात करूँ या इन जनरल बात करूँ, तो जब हमने शुरू में काम शुरू किया तो एक पुलिस ऑफिसर भी बहुत लोगों के लिए सिफारिश कर सकता था इन चीज़ों में, कब भी कोई चालान की एक्शन हो। दूसरा इश्यू था इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज देहरादून में बहुत है, जो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, पर वी हैव टू रन द ट्रैफिक विथ ऑल द कंस्ट्रेंट जो है। एक पुलिस फोर्स के मोराल का इशू था कि बहुत बार होता था कि ट्रैफिक जाम हो कहीं पे, कुछ कारण से हो, बहुत सारी चीज़ें पुलिस के कंट्रोल नहीं होती, पर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शंस हो रहे थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं पर्सनली महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा रहता अगर देखा जाता है तो 25-30 लोग यू टर्न करके वापस चले जाते हैं। तो इतना सशक्त वो है। पर यहाँ कहीं ना कहीं हमारी फोर्स को हमेशा बताया गया है कि योर कांस्टेबल, आप चालान नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मोरल का भी इशू था। मेजर चंक ऑफ माय फोर्स है, ऑलमोस्ट 50% विमेन है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फिक्स ड्यूटी के कारण प्रिफर की जाता है महिलाओं द्वारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट। जी। और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उनको हम ट्रैफिक में नॉर्मली चौराहे पे उनको लगा के रगड़ना जो बोलते हैं एक पुलिस की लैंग्वेज में, वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज यूज करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरी फोर्स मोबाइल रखूँ ताकि वो घूमती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सिटी कवर करे। तो ये मेरे कुछ चैलेंजेस थे जिस पे हमने काम किया। बिल्कुल सर, और यहाँ पर जो मेंटालिटी पुलिस को लेकर है, ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक में पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए होता है कि पुलिस है, आप कैसे भी छूट जाएंगे, आप पैसे दीजिए, आप छूट जाएंगे। ये जो मेंटालिटी है सर,
कितनी आपको लगती है कि बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अपने पुलिसिंग में चेंजेस कर सकते हैं, पर मानसिकता सर किस तरीके से आप चेंज करने की कोशिश नहीं, करें? बिल्कुल वो एंड जो आप जिस मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं वो हम सीनियर ऑफिसर से ही शुरू हो जाती है। तो हुँ, कहीं न कहीं मैंने ये जो पैरवी वाली बातें रहती है, हुँ, इसका कंट्रोल पूरा मैंने मेरे पास लिया था। तो हुँ, अगर कोई गाड़ी छूटती नहीं है हो या कोई चालान हो रहा हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने 100% फॉलो करवाए कि आप फ़ोन पे किससे बात नहीं करोगे। हुँ, कितनी देर भी फ़ोन आपको बताए कि ये बात करे, वो बात करे। इवन मैं खुद भी अगर बोल रहा हूँ कि एसपी ट्रैफिक बात कर रहा है, तब भी आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे। तो ये कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस हमने फ़ोर्स में दिया। तो वो जो हुँ, बोलते हैं ना, कहीं न कहीं किसी एक को विलन होना पड़ेगा कि ये सुनता नहीं है। तो मैंने मेरे पूरे टाइम में वो विलन का जो रोल था वो मेरे अपने ऊपर लिया कि गाड़ी क्लैंप लग गई, छूटनी हो तो आप एसपी ट्रैफिक से बात करो, ये हो हुँ, गया तो एसपी ट्रैफिक। तो कहीं न कहीं मेरे लेवल पे मैंने इंस्टेड ऑफ मेरे 5 टीआई और 40 सब इंस्पेक्टर और नीचे फ़ोर्स है मेरी 400 लोग, वो कहीं न कहीं दुश्मनी ले लोगों से, इससे अच्छा हर बंदा मेरा नाम लेते हुए आपको देखा जाएगा देहरादून में कि उनसे बात करो फिर होगा जो होगा। तो हुँ। ये काम इस तरीके का हमने यू आर मोर ट्राई लाइक किया। अ सिंघम जो है नहीं, नहीं, ट्रैफिक नहीं, सिस्टम सिंघम के। पुलिसिंग में मैं खुद भी बिलीव नहीं करता हूँ। वो जी। कभी भी हमने प्रेस नोट भी इश्यू किए तो कभी किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से नहीं किए, एक एज़ अ हुँ, डिपार्टमेंट ही किए। हुँ। पर एक बैकग्राउंड में ये काम करना एक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी रहती है और मैंने वो काम ट्राई किया करने का। आपकी बातें सुन के सर ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसे ऑफ़िसर्स हैं जो जो शपथ आप लोग लेते हैं ऑफ़िसर बनने के टाइम पे, आप उसे बिल्कुल। फ़ॉलो करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सुना है कि पुलिसिंग हो चाहे कोई भी ऑफ़िसर्स हों, आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, आप अंडर प्रेशर काम करते हैं। तो आप अंडर प्रेशर काम करते हैं इसलिए आप अपना वर्किंग स्टाइल जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आप कितना बिलीव करते हैं इस पे कि अधिकारियों पे चाहे किसी का भी प्रेशर हो? मैं कभी ना कभी प्रेशर के केस में जैसे अगर मैं चूँकि मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा है पुलिस में अभी तक, हुँ, पर एज़ अ एसपी ट्रैफिक की कैपेसिटी में मैं बोलूँ, तो अगर कोई बोलता है कि प्रेशर में ये कर रहे हैं या प्रेशर में, तो मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि ये इनएफिशिएंसी है। हुँ, मैंने 1 साल, सवा साल से मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बहुत बार ऐसे हुआ मैंने किसी की नहीं सुनी और कहीं से भी मुझे प्रेशर नहीं आया। तो मैं फॉर्च्यूनेट हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी और पुलिस लीडरशिप के लिए कि एक अच्छा खासा फ्री हैंड दे रखा है हुँ, कि और देहरादून ट्रैफिक की बात करो तो एवरीबॉडी इज़ कमिटेड। हुँ, इट्स जस्ट दैट कि हमें वो राइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। हुँ, या तो हम बोल सकते हैं अगर हम गुड़गाँव या दिल्ली और मुंबई और सारे शहरों की बात करें, तो अनलेस एंड अंटिल एक रोबस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, तो ट्रैफिक की समस्या रहेगी। इट्स जस्ट दैट हाउ वेल यू आर गोइंग टू मैनेज इट। तो प्रेशर की बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इट्स अ रीज़न गिवन टू हाइड द इनएफिशिएंसी रादर दैन एक्चुअल प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर कि आप किस तरीके से बिल्कुल, उसको बिल्कुल। हैंडल करते हैं। अब जैसे-जैसे हम आगे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपका वर्किंग स्टाइल वो क्यों है, क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। जब आप यहाँ से बिल्कुल अ, आपने सोच रखा है, आप ये वेरी टारगेटेड कि आपका क्या है। टारगेट्स की अगर बात की जाए सर, हर अधिकारी के, हर कर्मचारी के कुछ टारगेट्स होते हैं, आप जब डिपार्टमेंट में आते हैं। तो आप भी जब आप आए और जब आप काम कर रहे हैं, तो क्या टारगेट्स आप सेट करते रहते हैं अपने लिए? एक काम पूरा हो गया, नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल। इस बिल्कुल, तरीके ये से? जब आप मेनली गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन रन करते हो, तो आपको एक शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म के प्लान लेके चलने पड़ते हैं। तो जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने 3 रीज़न में हमारे प्लान डिसाइड कर लिए कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ थे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल थे, तो हमने 1 महीने में ही वो सारे डॉक्यूमेंट करके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को भेज दिए और उसमें हम पैरवी आप बोलते हैं फ़ॉलो-अप कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म में इश्यूज़ थे वो हमने टेक अप कर लिए और जब आप गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 10 डेज़ से देहरादून में 750 विक्रम्स है एंड वी हैव चालान 594। मतलब अप्रॉक्स हमने 80% विक्रम्स के चालान किए। तो दिस वी कांट डू एवरी डे, हम हर रोज़ नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं एक छोटे-छोटे टारगेट्स या छोटे-छोटे अभियान जो इसको हम लोग पुलिस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जैसे आज हमारा प्रेशर हॉर्न को लेके अभियान चल रहा है, तो उस वर्किंग स्टाइल में ज़्यादा रिजल्ट्स है कि आप सारा जो फोकस है वो एक पर्पस के लिए 1 वीक या 2 वीक के लिए लगा देते हो एंड देन यू मूव टू नेक्स्ट। तो हमने हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव्स लगाए। अब 2023 की लॉन्ग टर्म की बात करूँ, जैसे इस हफ्ते में हम चला रहे कि प्रेशर हॉर्न ना बजाए कोई और हम चालान भी कर रहे हैं, बसेस को रोक रहे हैं, फिर ड्राइवर्स को कलेक्ट करके अवेयरनेस कर रहे हैं।
अब ये शॉर्ट टर्म काम जो है हमारा, हमने 2023 के लिए जनवरी में एक हॉन्क फ्री देहरादून का एक टारगेट रखा हमने। तो वी डिसाइडेड कि पूरे साल में कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन हमें कम करना है। तो हमने पहले मॉडिफाइड साइलेंसर पे 1 महीने के लिए कार्रवाई की, अब हम प्रेशर हॉर्न्स पे कर रहे हैं। तो वो जो हमारा बड़ा एक साल भर का टारगेट था, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अब थ्रू आउट ईयर हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपने हॉर्न की बात जहाँ तक की सर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, क्योंकि जब हमें ट्रैफिक रूल्स बचपन से सिखाए जाते हैं तो उसमें कैसे रोड क्रॉस करते हैं, रेड लाइट नहीं जंप करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और बाकी सारी कंट्रीज़ को हमें देखकर लगता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जोन्स होते हैं जहाँ पे हॉन्किंग जो है अलाउड नहीं होनी हॉन्क चाहिए। फ्री जोन्स होते हैं हॉन्क फ्री जोन्स होते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन वाले एरियाज़ पे, क्योंकि हमने अभी तक देखा है आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा क्लटर्ड होता है, वहीं हॉन्किंग होती है। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं सर? वो मैं बोलूँगा कि ये हमारा, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो बहुत सारे जो प्लेसेस आप बोल रहे हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए। और एक सिटीज़ का एक प्रोग्राम चल रहा है देहरादून में, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी डिक्लेयर की हुई है देहरादून प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो उसमें कुछ फंड्स आ रखे हैं, तो उसके अंतर्गत जितने स्कूल एरियाज़ है, हॉस्पिटल एरियाज़ है, वो नो हॉन्किंग जोन में वो कन्वर्ट होने हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल है, जैसे होर्डिंग्स लग जाते हैं, कुछ रोड मार्किंग्स हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जब स्मार्ट सिटी का काम एंड में आएगा तो वो भी आपको शहर में दिखेगी। बिल्कुल। और जहाँ तक आपके काम की बात रही, ट्रैफिक की अगर हम बात करें, आपने बहुत सारे अभियान चलाए, चाहे, और ख़ास तौर पर आपका जो फोकस रहा है वो सड़क सुरक्षा को लेकर रहा है, हेलमेट को लेकर आप काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव, हमें याद है कि हेलमेट मैन जिसके साथ आपने मशाल जुलूस निकाली थी, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था कि कोंडे साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ करें पर किसी का मौत का कारण ना बने। तो ये जो लाइंस हैं सर, क्योंकि जब कोई काम करता है उसी से आती हैं, तो आप क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं इन अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू? अवेयरनेस कैंपेन मैं खुद समझता हूँ कि वी बीइंग स्टेट या शासन जो बोलते हैं, एक पेरेंटिंग के रोल में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट का काम है कि लोगों को एजुकेट करे। जैसे आपने बताया कि स्कूल में भी एजुकेशन हो रहा है, तो 8th और 9th क्लास में अभी प्रॉपर टेक्स्ट बुक के पार्ट में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके आ रहा है। तो जितनी डेथ्स है रोड एक्सीडेंट पे, जब हम काम कर रहे थे तो हमने एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई। चंडीगढ़ में को अच्छे से चल रही थी, तो हमारे पास कुछ स्टाफ था। मेरा हमेशा फोकस रहा कि जो मेरे पास लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ है, तो एक पर्टिकुलर स्टाफ फॉरेंसिक लैब में 6-8 साल से एक्सपीरियंस था, तो उसकी मदद से हमने एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई। उसमें हर जो क्रैश होता है या हर जो डेथ हो रही है उसकी कहीं ना कहीं हम एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं ये कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ, 90% ऑफ द जो डेथ्स है वो कहीं ना कहीं चालक की लापरवाही से ही हो रही है। तो इनको रोकना जरूरी है। इनको रोकने के लिए अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। इसमें कोई ओवर स्पीड से जा रहा है तो वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेस नहीं है कि हर मिनट पे हम हर व्हीकल का स्पीड चेक करें और उसको करें। ड्रिंक एंड ड्राइव भी करें तो हम लोग 4 जगह पिकट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उस एरिया में अगर हम पकड़ पाए किसी को तो पकड़ पाए, पर ये कहीं ना कहीं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी की। अनफॉर्चुनेटली हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं और कल सुबह 3 बजे एक आर्मी से, एक रिटायर्ड आर्मी से सर्विंग बंदा जो छुट्टी के लिए देहरादून आया और फर्स्ट डे ही वो लगभग 150-160 से कार चला के कार क्रैश में उसकी डेथ हो गई। तो दीज आर मतलब सिंपल और सिली रीज़न है कि आप छुट्टी आते हो 3 बजे पिथौरागढ़ जाने के लिए निकलते हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रादर दैन पुलिस ने रोक के कार्रवाई करना। बिल्कुल। तो वो हमेशा फोकस रहेगा। और इसी के तहत हमने कभी हेलमेट मैन को बुलाया, जैसे हॉन्ग फ्री की मैंने बात की तो हमने कुछ फेसबुक लाइव चलाए जो ENT एक्सपर्ट डॉक्टर से उनके साथ चलाए। तो इस तरीके के कुछ इनोवेटिव चीज़ें हम करते हैं ताकि अवेयरनेस हो। चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम मशाल जुलूस निकाल रहे थे तो वो विटनेस किया 2 या 3 हज़ार लोगों ने, पर जब हमने ये चीज़ मीडिया के साथ की तो वो लगभग 20-25-30 लाख लोगों तक गया। तो कहीं ना कहीं यही उद्देश्य था उसका। बिल्कुल। और आगे भी सवालों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। खास मुलाकात आप देख रहे हैं और हमारे साथ एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे सर मौजूद हैं। सर, ब्रेक से पहले जो है, जिस तरीके से आपने जो काम किए हैं ट्रैफिक में, किस तरीके से इनोवेशन, आपने कहा नए नए इनोवेशंस जो हैं, नई नई क्रिएटिविटी ट्रैफिक में की जा सकती है। जहाँ तक बात है आपके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने शायद देहरादून में ट्रैफिक के लिहाज से पहले कभी नहीं देखी थी। चाहे वो चालान करने की बात हो, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव पे केसेस किए हैं, स्टंटबाज जितने हैं उन पर आपने कार्रवाई की है, महंगी महंगी बाइक्स आप जब्त कर लेते हैं, साथ ही साथ जो व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स, उन पे भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितना चैलेंजिंग आपको लगता है इन लोगों पर कार्रवाई करना, क्योंकि ये वो सेक्शन है सोसाइटी का जो कहीं ना कहीं अभी फ्लरिश हो रहा है धीरे धीरे, तो उनका मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके से उनको समझाना कितना चैलेंजिंग है? जो ब्लॉगर्स पे हमने कार्रवाई की, उसमें आप देखा जाएगा तो लगभग हर ब्लॉगर के पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की और 1, 2, 3 गाड़ियाँ हैं, मतलब इस तरीके की गाड़ियाँ रखते हैं, बहुत बार फ्लीट भी रखते हैं। तो जब हमने कार्रवाई की तो उसकी शुरुआत काउंसलिंग से की थी। चूँकि ये यूट्यूब चैनल मेंटेन करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यूज़ रहते हैं, उससे अर्निंग भी होती है। तो ब्लॉगिंग करना बहुत एक इनोवेटिव और न्यूली अराइज फील्ड है, तो कहीं ना कहीं हम कहीं भी इसको डिस्करेज नहीं करना चाह रहे थे। जैसे अगर हम बात करें कुछ ब्लॉगर्स की जिनके मिलियंस में व्यूज़ है, सौरभ जोशी हो गए, UK07 हो गए, या प्रो राइडर जिन पे हमने कार्रवाई की है, तो ये एक आइडेंटिटी है या एक यहाँ के, हमारे यहाँ चूँकि हमारा स्टेट भी टूरिस्ट स्टेट है, तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्प्रेशन ले जाता है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे उनके वीडियोज़ है कि देहरादून के कॉलेज एरिया या मार्केट एरिया में आप घूम रहे हो, गाड़ी को रेस कर रहे हो, एंड देन यू आर कैप्चरिंग द रिएक्शंस ऑफ मेनली यंग लेडी या गर्ल्स की, आप रिएक्शंस कैप्चर कर रहे हो और उसी के माध्यम से आप आपके व्यूज़ बढ़ा रहे हो। तो हमने क्लियर कर दिया था कि आपकी इनोवेशन या क्रिएटिविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक न्यूसेंस का कंटेंट कभी नहीं आना चाहिए। तो जिस जिस ब्लॉगर ने ये पब्लिक न्यूसेंस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, उन पे हमने कार्रवाई की। उसमें कुछ 107-16 की कार्रवाई की, जिसमें हम 3-3 लाख तक बाउंड डाउन कर रहे हैं लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी चालान होगा तो वो उतने अमाउंट का होगा। सेकेंड फेज़ में हमने FIR लिखने की कार्रवाई की। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब जब थर्ड फेज में, उससे भी पता चल रहा है कि ये इतना लुक्रेटिव चीज़ है, तो वी आर नाउ इन अ फेज, यूट्यूब से हमारी बातें चल रही, तो इन फ्यू कमिंग वीक्स हम कुछ चैनल्स बंद भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑल जो बोलते हैं ना 360 डिग्री अप्रोच हमने लिया और बहुत हद तक कम भी की है। जैसे यहाँ हमेशा टिहरी वाला रोड हो या स्टेडियम एरिया हो, जो संडे वगैरह के दिन ब्लॉगर्स के लिए फेमस था कि ब्लॉगर्स वहाँ जाएंगे, स्टंट राइडिंग करेंगे, हमने वहाँ प्राइवेट में पुलिस लगाई, उनको कैप्चर किया गया। तो एक ऑल राउंड अप्रोच लिया और आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ है जिसके व्यूज़ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में, जहाँ पे ब्लॉगर खुद बोल रहे हैं कि देहरादून में आप मॉडिफाइड साइलेंसर यूज़ मत करो, स्टंट मत करो, यहाँ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। हरिद्वार वगैरह से भी लोग ब्लॉग बना रहे देहरादून को लेके, तो कहीं ना कहीं हमारी ये अचीवमेंट ही हम मानते हैं। जी, स्कूल कॉलेजेस की बात करें सर, तो स्कूल कॉलेजेस ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज़ कह सकते हैं इनको, और उन्हीं के बाहर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब छुट्टी का टाइम होता है, या फिर खुद की पार्किंग वो बना देते हैं। और आपके साथ तो अचीवमेंट एक और जुड़ी हुई है कि सेंट जोसेफ्स एरिया जो बहुत ही क्लस्टर्ड कह सकते हैं, क्योंकि खुद की पार्किंग वो लोगों ने बना दी थी और आपने उसको इवैक्यूएट करा दिया, आपने वहाँ से खाली करा दिया। तो वो चीज़ें किस तरीके से आपको चैलेंजिंग लगी हैं, या उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़? ये बात सही है, देहरादून में जो आफ्टरनून टाइम में, चूँकि स्कूल की स्टार्टिंग टाइम सुबह 7:30-8 बजे रहती है, उस समय ज़्यादा इशू नहीं आता, बट जो आफ्टरनून टाइम है 1-1:30, 2 o'clock, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। हर कोई पर्सनल व्हीकल से बच्चे को ड्रॉप करने भी आ रहा है, पिकअप करने के लिए भी आ रहा है। तो उसके अक्टूबर मंथ से हमने ये पहल शुरू की, तो कहीं ना कहीं इस पे चैलेंज करें। तो हमने सभी स्कूलों से बात करके 35 स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई किए जो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटलनेक है। वहाँ जो स्कूल छूटने का टाइम था, जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन, विद इन सीनियर सेक्शन 2 सेक्शन किए गए, 20-30 मिनट्स के गैपिंग्स लाए गए, उससे थोड़ी सी रिलीफ मिली। सेकेंड जो अप्रोच हमने लिया, बहुत बार देखा गया स्कूल अपने गेट्स बंद कर लेते हैं और पेरेंट्स फिर बच्चे ड्रॉप भी गेट पे कर रहे हैं, उठा भी ड्रॉप पे कर रहे हैं। तो हमने एक सिस्टम लाया जिसमें 100% वैकेंट स्पेसेस जो स्कूल के अंदर है
वो पार्किंग के लिए यूज़ हो जाएंगे, इफ़ नॉट ऑल द टाइम लास्ट 15-20 मिनट के लिए हो जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हमने ज़रूर सेंट जोसेफ से की थी, जहाँ मैं खुद 2-3 दिन खड़ा रहा और उनका जो प्लेग्राउंड था उसी को हमने लास्ट 50-20 मिनट्स में पार्किंग में कन्वर्ट किया। तो ये कार्रवाई लगभग हमने 8-10 स्कूल पे की और एक अच्छा मैसेज चला गया। तो आज की डेट में स्कूल्स को लेके ट्रैफिक भी है, लाइनें भी लगती है, मैं मना नहीं करूँगा, पर वो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। और इतना तो हुआ है कि जितनी पार्किंग स्पेस स्कूल के अंदर है उतनी यूज़ हो रही है, जो पहले बंद की जाती थी और टीचर्स वो करते थे। जैसे स्कूल सेंट जोसेफ का ही मैं एग्जांपल दूँ तो एक पूरी पार्किंग टीचर्स के द्वारा यूज़ की जा रही थी। जब हमने कार्रवाई की एंड देन दे थॉट कि अब ये तो ग्राउंड पे गाड़ी पार्क करे, तो टीचर्स की गाड़ी कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दी या अलग जगह ले ली और वो पार्किंग्स फिर हमारी पेरेंट्स के उसके लिए दे दी। कुछ स्कूल्स वेर वेरी इनोवेटिव, जब उन पे प्रेशर आया कि अब गाड़ियाँ अंदर लेनी है तो वेरी ब्यूटीफुल चीज़ है कुछ स्कूल्स ने भी की। फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स को कार्ड दिए है कि आप इसी 10 मिनट में स्कूल पे आएंगे, आप जल्दी नहीं आ सकते। अगर वो उसके पहले आ रहे हैं तो उन्होंने बच्चे को 2 घंटा लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बिठाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे भी मदद मिली, पर मैं मानता हूँ कि 100% रिलीफ नहीं हुआ है उससे। हमने शासन स्तर से भी पत्राचार किया है कि कहीं ना कहीं स्कूल बसेस का कोटा है वो एक मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि अगर किसी स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल को ये चीज़ कंपलसरी की जाए कि 1000 बच्चे उसके कंपलसरी स्कूल बस से ही आएंगे या स्कूल वैन से ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है जो पॉलिसी लेवल पे होगी वो ज़्यादा रिलीफ देगी कंपेयर टू जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं तो जो सामने वाला है वो भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। जब हमने क्लियर कर दिया, फॉर एग्जांपल एक एटीट्यूड स्कूल का ये था कि गाड़ियां तो रोड पे है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये बोला, ये आपका इनकमिंग ट्रैफिक है, हम नहीं जानते, रोड हमारी है, हम रोड पे नहीं लगने देंगे। तो आपको इनको 100% स्कूल में लेना है क्योंकि ये आपके पास आया हुआ ट्रैफिक है। तो कुछ स्कूल्स की हमने एमडीडीए को रिपोर्ट भेज दी। तो अलग अलग अप्रोच किए। कुछ स्कूल्स पे हमने पुलिस एक्ट में, मतलब बहुत ख़राब लगता है कि इस चीज़ की कार्रवाई हमें प्रिंसिपल्स पे करनी पड़ी। हु इज़ मतलब जो एक विद्या का सिंबल माना जाता है, पर वी वेर स्ट्रिक्ट इन दैट एक्शन और लगभग 5 से 6 स्कूल्स के प्रिंसिपल पे हमने पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की है। दिस इज़ वेरी कमेंडेबल कि आप जब ऐसे लोगों का मेंटल लेवल चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं जो बिल्कुल रिजिड होते हैं अपने कहीं पर एरिया में। सर ये जानना चाहेंगे चालान की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि अगर बात करें स्कूल्स की तो आपकी शायद पहल थी वो कि छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं स्कूटीज़ उनको ना दिए जाए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और फिर ओवर क्राउडिंग भी होती है। तो इस तरीके से फिर चालान किया जाएगा, पेरेंट्स को सज़ा होगी, उन पर चालान किए जाएंगे। चालान की जो प्रक्रिया है सर, उसको बेटर करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं ट्रैफिक विभाग? अगर मैं बताता हूँ, जिस किसी ने भी या हमारे लिसनर्स भी, अगर ट्रैफिक पुलिस उनको रोकती है, हार्डली कोई होता है कि जो अपना चालान पे कर दे। वो वहीं 10 मिनट 15 मिनट आर्ग्यूमेंट्स करेगा, आई विल नॉट से बदतमीजी करेगा, माफ़ी मांगेगा, सब कुछ करेगा उस टाइम पे, पर कोई भी इतने आराम से पुलिस को चालान पे नहीं करता है। तो हमने फेसलेस चालान्स पे ज़्यादा फोकस किया। एक क्वालिटी चालान की कंसेप्ट हमने लाई, जिसमें हमने हेलमेट या इस तरीके के चालान है इसको बहुत हद तक कम कर दिया और मैंने इंश्योर किया कि 90% ऑफ टोटल चालान हो वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में मदद करने के हो। फॉर एग्जांपल नो पार्किंग और हेलमेट। अगर हेलमेट कोई नहीं पहनता है तो वो उसकी अपनी सेफ्टी का ये है, पर अगर कोई गाड़ी रोड पे पार्क कर देता है तो वो कहीं ना कहीं आने जाने वाले 100 नेक्स्ट व्हीकल्स और 200 लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो ये क्वालिटी चालान का जो कंसेप्ट था वो यही था कि हम वही चालान करें जिससे हमारी मोबिलिटी अच्छे से हो जाए। सेकेंडली इसमें कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे भी चालान रखे थे कि किसी अदर पीपल की सेफ्टी ना कॉम्प्रोमाइज हो। एक खुद से दारू पी के खुद का एक्सीडेंट होगा उसके लिए शायद हम पुलिस थोड़ी जिम्मेदार है, वो खुद बंदा ज़्यादा जिम्मेदार है, पर अगर वो किसी थर्ड पार्टी की जान लेता है या इंजोर करता है उसको, तो कहीं ना कहीं एज ए सिस्टम हम बहुत हद तक ज़्यादा जिम्मेदार है। तो उसको डिस्करेज करने का ट्राई किया। जैसे स्कूल के बच्चों पे कार्रवाई का आपने बताया, कहीं ना कहीं वो चूँकि लॉ बहुत हार्श है और दे आर जस्ट 18 ईयर ओल्ड। अगर मैं कानून की बात करूँ तो कोई अगर 18 ईयर ओल्ड से कम अगर कोई बंदा या बच्चा गाड़ी चलाता है तो स्ट्रेट वे 25 साल तक वो लाइसेंस नहीं ले सकता,
25,000 रुपीज़ इज़ द कैश पेनल्टी एंड 3 मंथ्स तक उसके पेरेंट्स, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसके पेरेंट के नॉलेज में है वो गाड़ी चला रहा है, तो 3 मंथ्स तक उनकी जेल हो सकती है। तो इतनी स्ट्रिक्ट इसमें प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले डीमोटिवेटेड थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमने सिर्फ इसको अवेयरनेस तक ही रखा। पर मैं आपको एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताता हूँ कि जहाँ पे एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन ने हमारे पास कंप्लेंट की कि मेरा बच्चा हर रोज़ मुझसे झगड़ा कर रहा है, कि उसके दोस्त बाइक लेके आ रहे हैं और मुझे मेरे बर्थडे पे गाड़ी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वैसी थी जो एज अ ऑफिसर या जब मैंने अपने बारे में सोचा कि क्यों, कैसे बाकी एक लड़का अगर बाइक लेके आ रहा है तो कैसे बाकी लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं या बाकी बच्चे क्या उससे लेसन ले रहे हैं। तो फिर वो एक मैं बोलता हूँ कि एक सीलिंग लिमिट था कि उसके बाद हमने सोचा कार्रवाई करें, और हमने फिर जम के कार्रवाई की। ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया उसके लिए, और आज की डेट में वो बहुत मिनिमल हो गया। मतलब आपने अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो आप पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं, चाहे वो आपके ड्रोन्स की हेल्प से आप चालान्स कर रहे हों या फिर महिला क्लैंप मोबाइल आपने जो सेवा शुरू करी है, उसके बारे में से थोड़ा सा बताएं। ड्रोन को लेके जो था, एक ड्रोन हमारे पास था, उसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने सबसे पहले उसका यूज़ किया। देन हमने एक स्टार्टअप टैप किया, आइडिया फोर्ज उसका नाम है, जिसको हमने इनवाइट किया देहरादून में, और उनको सर्विसेज देने के लिए बताया, उनके साथ हमने काम किया। तो पिछले 8 महीने में एक नॉर्मल जो ड्रोन है, हमारा एम ये रहा कि कहीं ना कहीं उस ड्रोन को हम ट्रैफिक पुलिस में कन्वर्ट कर दें, और उसी के तहत हमने कुछ मतलब उसको उड़ाते रहे, दिन में 3-4 फ्लाइट, उसके आउटकम्स एनालिसिस करते रहे। तो बहुत सारे जंक्शंस पे इम्प्रूवमेंट हमने ड्रोन के सहायता से किए। फिर उसके नेक्स्ट स्टेज में वी स्टार्टेड चलानिंग थ्रू ड्रोन। पहले नो पार्किंग के किए, अब लेटेस्ट एडिशन में हमने जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर कोई खड़ा हो रहा है उसके भी कर रहे हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि बेंगलोर और हैदराबाद आईटी क्षेत्र में बहुत आगे होंगे, पर पूरी इंडिया में हम ही एक ट्रैफिक पुलिस है, देहरादून ट्रैफिक पुलिस, जो ड्रोन की मदद से ट्रैफिक सर्विलेंस भी इतने बड़े लेवल पे कर रही है, और वी आर द ओनली पुलिस जो ड्रोन की मदद से चालान कर रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। हमें पूरी इंडिया से लगभग फ़ोन आते हैं कि हाउ यू आर डूइंग इट, कैसे आप कर रहे हो। तो और कहीं ना कहीं बहुत सारी बाकी पुलिस भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। बिल्कुल। सर, आखिर में क्या मैसेज आप पूरे जनता को देना चाहेंगे, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहें कि किस तरीके से आप लोग उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो भी आपको सपोर्ट करें? मैं अगर ये बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, वी आर अ टीम ऑफ 350 पीपल, और देहरादून में लगभग 11 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड है, और देहरादून में 11 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड है, और आई एम श्योर 5-6-8 लाख व्हीकल फ्लोटिंग व्हीकल्स है जो एज अ टूरिस्ट लेके आ रहा है और वापस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस है जो ट्रैफिक को चलाता है। हम 350 लोग चालान कर रहे हैं इसलिए आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड कहीं नहीं ले जाएगा। तो बहुत बार आप सोशल मीडिया पे मिज़ोरम की फ़ोटो देखते हो कि कहाँ जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग एक ही तरफ कैसे क्यू में खड़े हैं दूर दूर तक, और कोई भी रेलवे की पूरी एक रोड सड़क घेर नहीं रहा। तो ट्रैफिक में भी यही है, जितना सिविक सेंस के साथ लोग चलेंगे, लेफ्ट टर्न फ्री रखेंगे या हेलमेट पहन के चलेंगे, रेड लाइट का वायलेशन नहीं करेंगे, स्पीड लिमिट में चलेंगे, उसी से ट्रैफिक इम्प्रूव होगा। हमारे 350 लोगों के प्रयास से कुछ खास इम्पैक्ट हम नहीं करने वाले। तो एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न, एक सिविक सेंस का बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रैफिक खराब है, ट्रैफिक ये है, पर ये हमने ये चलना चाहिए कि आप जब खुद रोड पे हो तो यू यूर सेल्फ इज़ अ ट्रैफिक। जब मैं मेरी गाड़ी से रोड पे चलता हूँ तो आई एम अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक अच्छा करना या बुरा करना ये मेरे अपने हाथ में। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि एक बहुत अच्छा सिविक सेंस रहे। आप गाड़ी पार्क भी करना चाह रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है, बहुत बार देखते हैं हम देहरादून में, जिस दुकान से कुछ सामान खरीदना है उसी के सामने रोक के सामान खरीदना है, 2-2 मिनट की बात करते हैं, पर 50 मीटर 100 मीटर आगे जाइए, गाड़ी पार्क कर दीजिए। तो ये बहुत हद तक चेंजेस लाएगा। तो वही मेरा मैसेज आपके माध्यम से सबके लिए होगा।
बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर किस तरीके से ट्रैफिक पुलिसिंग में नए इनोवेशंस हो रहे हैं, किस तरह से बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। और हम क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमें हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे लिए जो ऑफिसर्स, जो कर्मचारी ड्यूटी पर है, जो काम कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और यही मैसेज हम सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करें, क्योंकि पुलिस विभाग हो या ट्रैफिक विभाग हो, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।